थक गए हैं? मतलब थक गए क्या? हाँ, नहीं आए हुए आज तो। अच्छा, तुम लोग के ऊपर सैटरडे। अच्छा, हाँ ये आज पढ़ाऊंगा ना, अभी क्या टेंशन ले रहे अभी हो? वो जो क्वेश्चन आप बोले थे ना, हाँ, तो तो वह ये आयन में कहलाने वाली परत रेडियो दोनों ही गलत हो जाएगा, नहीं होगा आंसर। बट ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी को परावर्तित करती है। गलत है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य दीर्घ होती है। ये अभी पढ़ाऊँ आज, ये वाला अभी पढ़ाऊँगा पॉइंट, इसमें उसके बाद निकालना। फिर ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट वेव्स आएंगे ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो कौन सी वाली शॉर्ट वेव्स इसमें लॉन्ग वेव्स है तो यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आना चाहिए ना। है ना? पृथ्वी की रेडियो तरंगे दीर्घ तरंगे ही होती है, सही है। अति दीर्घ होती है, सही तो है। ये अभी पढ़ाऊँगा, वही तो बताया ना, ये वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। केवल दो आंसर आएगा। दूसरा वाला पॉइंट अभी वाले पढ़ाऊँगा आज, उससे होगा। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, नॉर्थ पोल हॉर्स लैटिट्यूड और पोलर हाई प्रेशर। पढ़ाऊँगा अभी, तो पढ़ाया नहीं, वो भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, अभी जो क्षोभ मंडल समताप मंडल है सभी पढ़ाए, उसी से बनेंगे। ऑप्शनल में भी, हाँ ऑप्शनल में भी टॉपिक है। जितना पढ़ा रहा हूँ अभी, जो पढ़ाऊँगा सब ऑप्शनल के टॉपिक्स भी हैं। ऑप्शनल का सिलेबस भी साथ में रख लेना। तो जितना भी ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, पूरा का पूरा जितना एक एक चीज़ ऑप्शनल में भी उतना ही काम आएगी। इसका मतलब जीएस के साथ साथ आपका ऑप्शनल का भी एक टॉपिक पूरा तैयार हो रहा है। ठीक है, ऑप्शनल में भी क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है, ऑप्शनल में भी क्लाइमेटोलॉजी पेपर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक आपका ऑप्शनल का है। और सेम चीज़ ही पढ़ना है, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं पढ़ना है। ठीक है, और तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसोलेशन। एक टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं सूर्याताप। हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्याताप या सौरिक विकिरण। इंसोलेशन है ना, एक टॉपिक आपका जो है, इसी का संबंध तापमान से भी है। तो हिंदी में तो क्लियर हो रहा है, सूर्याताप मतलब सूर्य का ताप है ना। कौन से सूर्य का ताप? सूर्य कुमार का ताप की। ठीक है, सूर्य कुमार कौन है? चलो, कैप्टन अभी वही था ना। ये भी जरूरी है भाई, एग्जाम में मैंने कहा कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी नहीं पता है। ये मत सोचो कि क्रिकेट नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं देखेंगे वाला। T20 वर्ल्ड कप जीते अभी, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना। तो कौन कप्तान है, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसने कितने विकेट लिए, किसने क्या किए, सब आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, हर चीज़ जो आपके आसपास दिखाई दे रही है, हर चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काम की है, तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना है। सिर्फ किताब या क्लास करने से ही काम ना। आप सोच रहे होंगे ना, जो क्रिकेट नहीं जान, क्रिकेट जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, सोच रहे होंगे क्या करेंगे, कौन जीता क्रिकेट, क्या क्या मतलब मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वर्ल्ड कप जीती है, T20 वर्ल्ड कप दूसरी या तीसरी बार जीती मेरे ख्याल से, फर्स्ट टीम है जो 3 बार जीती है T20, तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो जो नहीं इंटरेस्ट हो भी देख लेना। क्या नहीं सी देख लिया? इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, इंसोलेशन, सूर्यताप, सूर्य से संबंधित है, तो सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते। तो सूर्य के बारे में क्या जानते हो, या कुछ नहीं जानते? ललिता, हाँ, सूर्य के बारे में कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते? तो सूर्य हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। पृथ्वी की ऊर्जा की आवश्यकता का 99% है ना, इवन 99.9% किससे पूरा होता है आपका जो है? सोलर एनर्जी ही हमारी मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। आपका जो है सन एनर्जी ही, जिससे पूरा पृथ्वी का अस्तित्व चल रहा है। राइट, क्या हो गया साक्षी? चलिए, तो सूर्य में, सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य सॉलिड नहीं है, जैसे पृथ्वी आपका ऊपरी भाग क्या आपका सॉलिड है ना। नीचे जाएंगे तो फिर अलग अलग लेयर से अलग देखेंगे, लेकिन पृथ्वी के समान जो है सूर्य सॉलिड नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है? आग का गोला है। आग का गोला का मतलब आपका एक मेल्टिंग फॉर्म में है, मोल्टन स्टेज में है।
वो सामने बैठ गया ना लंबा, उसको दिख नहीं रहा था। तो चलिए ठीक है, उसने सही डिसीजन लिया है ना, दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, अपने आप घटा के चेंज कर लिया उसने, तो लाइफ में हमें सही तो उसने सही डिसीजन लिया है। तुमको बोलते तुम्हारा ईगो क्लैश कर जाता कि मैं क्यों हटूँ नहीं तुम ठीक है, तुम्हारे पास नहीं, कुछ लोग का रहता है, नहीं हटते हैं। एनीवे चलिए, मजाक है, पार्ट ऑफ द जोक। तो सूर्य में सबसे पहली बात कि सूर्य की जो हमें दिखाई देने वाली सतह है उसको मैंने क्या कहा था, बताओ पुराने वाले बच्चों। वाह, भगवान मालिक है तुम लोग का। फोटोस्फीयर, जो सबसे पहली, जैसे पृथ्वी में हमने देखा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसी प्रकार सूर्य के वायुमंडल में जाएंगे तो जो हमको दिखाई देने वाली परत है वो सबसे पहली परत कौन सी है आपकी, प्रकाश मंडल है। और इसी को हम लोग देख पाते हैं, इसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम खुली आंखों से देख पाते हैं, है ना, ओपन आइज से हम इसको क्या कर पाते हैं, नहीं इसको देख पाते, बाकी नहीं देख पाते हैं। ओपन आइज, फोटोस्फीयर को ही हम ओपन आइज से देख पाते हैं, एंड वी आर एबल टू सी बाई थ्रू ओपन आइज। क्लियर है। प्रकाश मंडल है, जो दिखाई देने वाली सतह हमारी कौन सी हो गई, प्रकाश मंडल हो गया। उसके बाद वाली जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फियर, वर्णमंडल। वर्णमंडल, क्रोमोस्फियर, तो इतनी चमकीली होती है कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, इतनी ब्राइटनिंग होती है कि हमें ओपन आइज से हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। हाँ, बाहर वाले नहीं देख पाते, ठीक है ना, ये चीज़ है। और इसके बाद एक और है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, और इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम कोरोना है, लास्ट वाली जो लेयर है उसका कोरोना ही कहते हैं हिंदी में भी। तो ये तब दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपने देखा होगा लास्ट में एक रिंग बनती है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण कंप्लीट आपका जो सोलर इक्लिप्स होता है तो लास्ट में एक रिंग बनती है, वो कोरोना वाला पार्ट होता है। तो कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं, है ना, इंग्लिश में हो जाएगा कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, है ना। क्रोमोस्फियर, प्रकाश मंडल है पहला, फिर उसके बाद है क्रोमोस्फियर, और सबसे लास्ट इतना ज़्यादा चमकीला होता है कि हम उसको, क्योंकि दूरी बढ़ते जाएगी ना, मतलब हम सूर्य को यहाँ से देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो सबसे निकटतम वाला भाग ये वाला हुआ ना, कोरोना वाला लास्ट वाला, तो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। ये आपसे दूर है इसलिए ये आसानी से दिखाई देता है प्रकाश मंडल। आगे बस समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम इसी को क्यों देख पाते हैं, बाकी क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे पास लाइट पास आते जा रही है, जितना पास रहेगी आपको चमकीला दिखाई देगा, और चमकीला होने के कारण से दिखाई नहीं देगा। क्लियर पॉइंट। केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं, इंग्लिश में है कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स वी कैन एबल टू सी ड्यूरिंग द कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब धीरे धीरे करके सबके लिए क्लियर होंगी। अभी तो नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण तो सुना ही होगा, चंद्र ग्रहण अभी कुछ दिनों पहले था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए एक, हाँ हर महीने में एग्जैक्टली एक महीने के अंदर दो आपके जो एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट, लेकिन वो हर जगह दिखाई दे जरूरी नहीं होता है, तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। एनीवे, तो सबसे पहला सूर्य के ऊपरी भाग में क्लियर हो गया, सूर्य के एटमॉस्फेयर हमारा कैसा है, इसी से हमें सनरेज आती है आपकी, जो इसी से पूरा का पूरा क्या आती है, सनरेज आती है। तो जो सनरेज आती है उसको हम लोग, वो किस रूप में आती है, जो सूर्य की किरणें हैं सौर विकिरण, एक तो ये सौर विकिरण बताया था, लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है, शॉर्ट वेव्स वाली विकिरण है,
लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, शॉर्ट वेव, रेडिएशन है आपकी जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन है। और ये जो सनरेज आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है। किस रूप में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। तो सूर्य की किरणें किस प्रकार की तरंगे है, क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। सनरेज किस प्रकार की वेव्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ललिता? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। कैसे करती है फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखने ना कि जो वेव्स आती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ये जब तरंगे चलती है तो उससे विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और दोनों का भी संबंध है, विद्युत और मैग्नेट दोनों का भी संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्लियर है? तो फिजिक्स में नहीं जा रहे, कैसे क्या करते वो फिर अलग से पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों कहते हैं, तो उसका कारण क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, क्रेन वगैरह में भारी सामान को उठाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ समय के लिए आर्टिफिशियली मानव के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है ताकि भारी चीज़ों को क्या कर सके, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायनामिक्स प्रोसेस यूज की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है, उससे फिर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो दोनों का भी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन है ना। ऑप्शनल में एक टॉपिक पढ़ेंगे भू चुंबक, उस दिन बताया भी था थोड़ा सा, तो उसका भी संबंध कहने के विद्युत और चुंबक दोनों से है, राइट। एनीवे, अब यहाँ पर मेन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है उसमें कई सारी तरंगे अपने आप होती है। तो सबसे पहला इधर होती है आपकी गामा वेव्स, गामा रेस, गामा रेस बोल दो या गामा वेव्स बोल दो, पहला हो गया। फिर आपका एक्स रेस, एक्सरे तो नाम सुना ही होगा आपने, एक्सरे तरंगे। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस, ये भी सुना ही होगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट वेव्स, विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश जिसको हम लोग देख पाते हैं, 7 कलर वाला। और इसके 7 कलर है आपके, कौन कौन से है? VI, ठीक है, दृश्य प्रकाश। उसके बाद वाला जो होता है इंफ्रारेड, इसके बाद वाला होता है माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में होता है रेडार या रेडियो तरंगे, जो अभी तुम लेके आई थी चंद्रिका। तो ये जो है ये इधर से इधर की ओर जाएंगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर वेवलेंथ क्या होगी आपकी, जो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होते जाती है। इधर की ओर जाएंगे तो इंक्रीज इन वेवलेंथ,
आया समझ में। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कम होते जाएगी, इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटते जाएगी, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे, इतने समझदार बनना पड़ेगा। इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी घट रही है। उल्टा संबंध होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। क्लियर है जैद? ठीक है ना। तो अब रेडियो वेव्स किस प्रकार की हो गई चंद्रिका? किसमें आएगा रेडियो वेव? दीर्घ तरंगों में आएगी। तो रेडियो वेव क्या हो गई? सबसे बड़ी तरंगों वाली तरंगे हो गई। कौन सा आपका? रेडियो वेव्स। वही ऑप्शन आपका दिया हुआ है, दीर्घ तरंगे, तो सही स्टेटमेंट है। इसी प्रकार विजिबल में भी इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी, है ना। वेवलेंथ डब्ल्यू लिख दो, या लैम्डा से दिखाते हैं फिजिक्स में, लैम्डा कहते हैं इसको, जो है इंक्रीज कर रही है ना। विबग्योर का मतलब सबको समझ में आ गया। हिंदी वाले होता है बैजनी हैप्पी नाला, वी का मतलब वायलेट बैगनी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैजानी हैप्पी नाला। नाला। बैजनी का हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, है ना। हैप्पी की जगह हप्पी करो तो हैप्पी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। समझ गए? तुम्हारे लिए वो लग रहा होगा इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए विबग्योर, ठीक है, अननोन लग रहा होगा। चलिए समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो याद रखना है, ये इससे भी क्वेश्चंस आए हुए। इसमें आपका 50% जो आता है सूर्य से जो आता है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन किसका होता है? इंफ्रारेड का होता है। 43% अप्रॉक्स होता है आपका विजिबल लाइट्स का, और बाकी फिर रेस्ट ऑफ बाकी चीज़ों का होता है। आया समझ में? ये भी स्टेटमेंट कल शायद ये पूछ रहा था, ठीक है, तुम्हारे में था कि इंफ्रारेड सबसे ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ यूपीएससी ने, है ना। ये सब एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं दिया होगा, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं दिया होगा। तो पहला ही समझ में आ गया आपका कि कैसे क्या है सीक्वेंस। ये सब सीक्वेंस याद रखना है ना। फिजिक्स का भी पार्ट है, ज्योग्राफी में भी देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे इसने भी क्वेश्चन लाया था, अभी वो लाई थी, वो भी लगभग वही क्वेश्चन इसी में से निकलेगा, उसका एक स्टेटमेंट का आंसर, है ना। ओजोन का जो लिखा था स्टेटमेंट गलत है, परावर्तित नहीं करता, वो एब्जॉर्ब करता है ना आपका जो है, तो इसलिए वो गलत हो गया आपका जो है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इसका कुछ डेटा भी है, थोड़ा सा लिख लीजिए, जो पिछली क्लास में भी एनवायरनमेंट पढ़ाते समय कहीं लिखवाया था, मैंने लिखवाया था। आंकड़े हैं, कभी कभार वो भी काम आएंगे। क्या आंकड़े हैं? गामा रेज की जो रेंज है आपका, पिछली बार लिखवाया था, याद है किसी को? कितना कितना नैनोमीटर है? 0.01 से नैनोमीटर, माइक्रोमीटर पढ़ाया था, याद है ना? नहीं याद है? कहाँ याद होगा? ठीक है, डेटा याद नहीं है, डेटा भी तो याद करने बताया था ना, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही है, तो इसलिए उसको भी याद करना है, ठीक है। ठीक है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इन सब से आपका दिया हुआ है। सूर्य प्रकाश की स्ट्रेंथ कितनी है? प्रकाश की जो स्पीड कितनी है?
है ना। प्रकाश की स्पीड भी लिख लो 3 × 10⁸ मीटर। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी पूछेगा तो वही हो गया। समझ में आया? ये कुछ छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स है जो नहीं पता होते हम लोग को पता। आपका जो है मीटर पर सेकंड ये कितना होता है आपका? लगभग 3 लाख ही होगा ना? नहीं, ठीक है 3 लाख ही तो होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻⁴ समझ में आया? 1 मिनट है, वो डेटा ठीक कुछ हाँ लिख लीजिए। आपका जो है गामा का है आपका, इसको हम लोग मीटर में देखें, ठीक है, तो 0.01 नैनोमीटर से लेस देन वाली किस में आएंगे आपकी जो है लेस देन 0.01 नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या हो गया? नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ इसको नैनो कहते हैं। छोटी से छोटी में नैनो वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग 10⁻⁹ के लिए करते हैं। 1/10⁻⁹ भी कर सकते हो। आ रहा है ना समझ में? जो नैनो वर्ड है वह 10⁻⁻9 या 1/10⁻9 दोनों सेम हुआ। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं। तो गामा रेस की जो वेवलेंथ है वह कितनी होती है? लेस देन 0.01 नैनोमीटर होती है, राइट। एक्सरे की होती है 10 nm to 1 nm के बीच होती है। एक्सरे की कितनी होती है? 10 नैनोमीटर। या इधर से इधर लिखना है तो इसको इस तरीके से 0.01 आएगा। इधर से इधर बढ़े, इधर से इधर बढ़ रही ना हमारी, तो 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर के बीच होती है। 0.01 से लेकर के ना, ये भी पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम से, यूपीएससी ने जो है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आया समझ में? कि कभी कभी रेंज पूछा हुआ है तो वहाँ पे फिर दिमाग नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाओ यूवी रेज। तो यूवी रेज किया जाएगी आपका जो है 10 nm to 400 nm। 10 to 400 nm। विजिबल की है 400 से 700। 400 nm to 700 nm। फिर इंफ्रारेड की है आपका जो है, इंफ्रारेड का है 700 nm टू आपका 1 मिलीमीटर आ जाएगा। 1 mm है, ये ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर से आप चेंज हो गया आपका मिलीमीटर में, mm में। मिलीमीटर उससे बड़ी इकाई हो गई आपकी, है कि नहीं? मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। तो ये हो गया। और माइक्रोवेव का है 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, सीधा मीटर में चले गए हम लोग अब। और रेडियो का होता है 1 मीटर से 10⁻³ मीटर।
हाँ किलोमीटर चला जाएगा। 10⁻³ का मतलब किलोमीटर भी हो गया। बड़ी बड़ी तरंगे। तो इस तरीके से है ना, विजिबल लाइट्स बैक्टीरिया के बराबर होते हैं। विजिबल लाइट्स जो साइज किसके बराबर हो गया, बैक्टीरियाज के बराबर। ये न्यूक्लियस, गामा रेस न्यूक्लियस के बराबर हो गया, एटम्स के बराबर हो गया एक्सरे, और क्वाइंस के बराबर हो गया माइक्रोवेव्स। वेव्स जो वेव समझते हो ना, इस तरीके से मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो क्या कहलाती है, वेव्स। तो जितना इस तरीके से होते जाएगा वह क्या होगी, बड़ी होते जाएगी, समझ में आया। और जितना छोटा होते जाएगा वह कम होते जाएगा, राइट। इस वेव, हाँ जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दी, छोड़ो ना उसको ठीक है। वो ऐसी आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्ती मिल जाती है। एटम, गामा रेस का एटम न्यूक्ली के बराबर होता है, जो नाभिकीय कण होता है, नाभिकीय जो न्यूक्लियस होता है उसके बराबर है, ठीक है। जो विजिबल लाइट्स है वो बैक्टीरिया के साइज का होता है। विजिबल लाइट्स, दृश्य प्रकाश किसके साइज का होता है, बैक्टीरिया, है ना। ये सब नहीं पूछा है अभी तक, पूछेगा भी नहीं, ये रिलेवेंट है वो। तो आजकल मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन भरमार है तो मिलते रहती है, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की है, किसका कितना कितना रेंज है, ये थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर इसका यूज बनता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है ये भी बनता है। तो गामा रेस का जो एप्लीकेशन है ना, गामा रेस यूज होती है। तो इसमें एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होगा बताओ, इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ फिजिक्स वाले। ठीक है, एनर्जी इनमें ज़्यादा रहेगी भाई, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी का मतलब जितना जल्दी तेज़ी से चलेगी उतनी छोटी छोटी तरंगें होंगी, और जितनी तेज़ी से चलेंगी उतना ही एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी कम होती है, समझ में। फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का उल्टा संबंध है, आया समझ में। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, हाँ सॉरी, वेवलेंथ वाला, हाँ ठीक है ना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेमडा चल रहा था दिमाग में वेवलेंथ का उल्टा हो जाएगा ना, तो वेवलेंथ के साथ देखेंगे तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ही मेन आपका कंपैरिजन होता है। ये लिख लो, या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। तो ये भी ध्यान रख लें, मैंने कहा कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ ये सब आपके एनसीईआरटी में, फिजिक्स की 10वीं क्लास के पहले के एनसीईआरटी में सब ये दिया होगा। ज्योग्राफी में भी उतना डिटेल ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपका फिजिक्स में कहीं ना कहीं इतना फिजिक्स की पता होना ज़रूरी है। जनरल साइंस सिलेबस में आपका यूपीएससी का सिलेबस देखोगे प्रीलिम्स का, तो उसमें लिखा है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और अप्लाइड साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो जो 10वीं तक की साइंस आपको पता अच्छे से होनी चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं, इसलिए 10वीं तक की साइंस पढ़ना है, और बाकी जो है 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। तो गामा रेज का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी। गामा रेस का यूज किस में होता है, कैंसर के इलाज में, जिसको रेडियोथेरेपी नाम सुना होगा। बाल वाल भी झड़ जाते हैं, आया समझ में। और एक होता है स्टरलाइजिंग मेडिकल टूल्स, स्टरलाइजिंग मेडिकल टूल्स। स्टरलाइजिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बताओ। स्टरलाइजिंग मेडिकल टूल्स हिंदी में क्या होगा बताओ, दुर्गा, तुम्हारा मेडिकल फील्ड है।
हाँ, स्टरलाइज करने का मतलब उसको फिर से आपका बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, सब प्योरीफाई, मतलब शुद्ध साफ करना उसको अच्छे से। पहले, अब तो हमारे पास हर एक इंजेक्शन लगाने के लिए अलग नीडल्स यूज करते हैं। आज से 20-25 साल पहले जाओगे तो एक ही नीडल से सबको ठोका जाता था। समझ गए? एक ही नीडल से साफ करके वो कॉटन में कुछ लगाते थे, स्प्रे टाइप का, वो जो वही क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ठंडा सा, ठंडा लगता है ना आपका जो, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिट। हाँ, स्प्रिट लगाया जाता था और नूडल को साफ बस करते थे, फिर उसी से फिर करके दूसरे को भी लगाया जाता था। अब हम लोग जनरली हर पेशेंट के लिए आपका अलग यूज करते हैं। तो हमारे समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो रेडियोथेरेपी, तो इसके लिए, और स्टरलाइजिंग मेडिकल टूल, समझ गए हिंदी मीडियम वाले, कि जो मेडिकल उपकरण होते हैं उसको साफ करने के लिए, उसको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री और जितने भी और फ्री हो सकते हैं उसको करने के लिए। चलिए, एक्सरे का उपयोग तो जानते ही हैं आप लोग, उसको तो बताना नहीं पड़ेगा मेरे को, है ना। एक्सरे का उपयोग तो जानते ही हो ना भाई, किसके लिए करते हैं हम लोग? मेडिकल इमेजिंग के लिए करते हैं, है ना, स्कैन करने के लिए, शरीर का एक्सरे लेने के लिए, शरीर के अंदर के हड्डी वड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है, उन सब के दांत वात का एक्सरे करने के लिए करते हैं। तो मेडिकल इमेजिंग कहते हैं उसको, आपका क्या बोलेंगे, चिकित्सीय प्रतिबिंब लेने के लिए, चिकित्सीय प्रतिबिंब लेने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा एयरपोर्ट में भी स्कैनर में जो है ये एक्सरे लगा रहता है। एयरपोर्ट या रेलवे जो भी है, जो स्कैन होता है ना आपका, या मॉल वगैरह जाते हो, जहाँ पर भी स्कैनर होता है उसमें एक्सरे का ही यूज होता है। उसमें क्या होता है? एक्सरे का ही यूज होता है। अंदर जाते तो चेक होता है, हाँ, एंट्रेंस में चेक होता है कि नहीं होता है? सामान का भी होता है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन में तो कुछ में नहीं होगा, ठीक है, बड़े बड़े स्टेशन में है, एयरपोर्ट में तो है ही हर जगह, है कि नहीं। तो वहाँ पर जो स्कैनर होता है, या तुम लोग मॉल जाते हो तो मॉल में भी ऐसे करके घुमाता है ना आपके ऊपर से तो उसमें भी, है ना, उसमें हालांकि उतना नहीं होता, लेकिन जो सामान का स्कैन करते हैं, जब सामान डालते हो आप लोग तो स्कैनर आता है, तो वो देखते रहते वहाँ पे। तो एक बार कुछ लिक्विड की बोतल थी स्टेशन में, तो उसने स्कैन करके बोला कुछ तो लिक्विड ले जा रहे हो करके, बोला हाँ दवाई है। तो उसने चेक किया पूरा निकाल के, तो बोले नहीं ले जा सकते हो, रख ले तो एयरपोर्ट वगैरह में बिल्कुल वो तो कुछ भी नहीं जाता, कैंची तक स्कैन करके निकलवा देते हैं। सेविंग रहता है उसको भी निकलवा लेते हैं उन लोग, ठीक है। मुझे पहले बार पता नहीं था, तो एक बार और फिर क्या किया था, मेरा जो चार्जर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पावर चार्जर, वो भी नहीं पता था कि वो अलाउड नहीं होता है करके, तो मैंने उसी बैग में डाल करके पैकिंग करके छोड़ दिया। तो बाद में चला सामान यहाँ आया नहीं, दिल्ली में रुका पड़ा है रायपुर में जब आया उतरा तो बोले नहीं, आपका वो सामान जो है क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो दिल्ली से फिर दोबारा आपको वहाँ से वो पावर बैंक निकाल करके भेजेंगे। तो 2-4-10 दिन बाद फिर आया था रायपुर एयरपोर्ट, तब तक सामान दिल्ली में पड़ा हुआ था। तो चलिए, तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं विटामिन डी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह का। इसका यूज होता है आपका जैसे सब्जी वब्जी खराब ना हो, है ना, जो वेजिटेबल्स है लंबे समय तक के लिए जीवन जीने के लिए, वेजिटेबल्स है, सब्जी है आपका, फ्रूट्स है, इनको लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसको भी स्टरलाइजेशन ही कहते हैं वैसे, बैक्टीरिया और वायरस फ्री वगैरह सब रखने के लिए। तो स्टरलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, या बहुत लंबे समय तक हमें रखना है। तो भारत में भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, जो बड़े बड़े स्टोर हाउसेस है ना, जहाँ आलू प्याज और कुछ और सब्जियों को जो विदेशों से आते हैं, तो उनको यदि हम लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो हम लोग यूवी रेस से होकर के उसको गुजारते हैं, ताकि वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाए, आपके जो है ख़त्म हो जाए, राइट। इसके अलावा विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना, विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। विटामिन डी प्रोडक्शन बोलते हैं ना, धूप में थोड़ा देर खड़ा रह लेना चाहिए सुबह सुबह खास करके,
हालांकि अल्ट्रावायलेट रेस का मैक्सिमम पोर्शन तो ओजोन क्या कर लेती है, रोक लेती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा विटामिन डी के जनरेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो तेज़ धूप में तो ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा स्किन को, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह की धूप थोड़ा सा ले लोगे तो विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो वो सुबह सुबह की धूप में थोड़ी बहुत मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह जो होती है वो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर रिएक्शन के द्वारा क्या करती है, विटामिन डी क्रिएट करती है। आया समझ में? तो उसके लिए है। तो ये हो गया आपका किसका, बाकी विजिबल लाइट्स का तो जानते हो तुम लोग, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए यूज करते हो, और विजिबल लाइट्स का फाइबर ऑप्टिक्स के लिए भी यूज होता है। विजिबल लाइट्स का फाइबर ऑप्टिक्स, विजिबल लाइट्स का जो है फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब जो आपका इंटरनेट कनेक्शन आता है घर में, उसका वायर देखे हो आप लोग, मोटा वाला जो वायर होता है, उसमें अंदर छीलेंगे तो बारीक बारीक सिल्वर कलर की क्या होती है, बहुत ही बारीक बारीक वायर्स होती है ना। उसमें प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश तरंगों के माध्यम से और पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पूर्ण आंतरिक, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि पे काम करता है। आपका जो है आपका कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूरी तरह से क्या हो जाता है, आपका तरंगे जो है वापस आ जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, पूरा वापस आ जाती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स में अंदर के जो वायर्स होते हैं उसमें प्रकाश तरंगे ही चलती है, वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब हमारे पास पहुंचता है, और वो प्रकाश तरंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से ही अंदर रिफ्लेक्ट होता करके ट्रांसमिट करती है। और इतना तेज कर 3 लाख किलोमीटर, समझ गए ना, 3 लाख से ऊपर की किलोमीटर प्रति सेकंड है, हाँ वो ठीक है, 3 लाख किलोमीटर आएगा प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आया समझ में? बाकी फिजिक्स में पढ़ोगे थोड़ा सा पता होना चाहिए इतना कम से कम, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह। तो जो वायर आता है ना, वायर को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। जो वायर से आपके घर में या ये जो कनेक्शन आया हुआ है, कहा गया यहाँ पे, ठीक है, वो लगा है वाईफाई, यहाँ अंदर ही अंदर है वायर जो है। एनीवे, तो ये उसके लिए यूज करते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश का। इसके बाद आ जाओ आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज होता है रिमोट कंट्रोल्स के लिए। इंफ्रारेड का यूज किस में होता है? रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जो आपका टीवी का हो चाहे किसी भी चीज़ का, उसमें कौन सी तरंगें निकलती है? इंफ्रारेड का यूज करते हैं। थर्मल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग, तापीय प्रतिबिंबन। साइंस एंड टेक में पढ़ोगे थर्मल इमेजिंग क्या होता है। टेम्परेचर के आधार पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिक्टेट करते हैं, पता चलता है ना। जैसे ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, जो सैटेलाइट्स वगैरह थर्मल इमेजिंग का यूज करते हैं। टेम्परेचर कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि लोहे का सामान है कि पत्थर है कि कोयला है कि क्या हो सकता है, तो थर्मल इमेजिंग करते हैं। इसके लिए भी इंफ्रारेड यूज करते हैं। धीरे धीरे समझोगे, ताप समझ रहे हो, तापीय प्रतिबिंबन। थर्मल इमेजिंग का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर, जैसे जानवर को पता करना है कि कहाँ पे जानवर है या इंसान, हमारे बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर है, तो उस निश्चित टेम्परेचर से पता चलेगा कि वो इंसान है कि जानवर है, क्योंकि जानवर का टेम्परेचर हमसे डिफरेंट होगा, है ना। उसमें कुत्ते का अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा, शेर का अलग होगा। तो कई इस तरीके से थर्मल इमेजिंग हमारे पास हथियार भी है, जो आतंकवादी वगैरह को ट्रेस करते, कैसे पता चलेगा कि आतंकवादी है, इंसान है कि जानवर है, तो वो थर्मल इमेजिंग से पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान है या जानवर है। तो दूर की चीज़ों को डिक्टेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। और इंफ्रारेड यूज किस में होता है? थर्मल इमेजिंग में। आया समझ में? तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और नाइट विजन के लिए भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। नाइट विजन, ये थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन भी उसके लिए यूज करते हैं। नाइट विजन मतलब रात को देखने के लिए। सैनिक वैनिक लोग देख लेते हैं रात को भी,
कुछ मूवी सूवी देखते हो तो उसमें रात में जब देखने के लिए लगाए रहते और रात के अंधेरे में भी उन लोग देखने में सक्षम होते, गन लेके रहते तो गन में भी देखते कि चीज़ें दिख जाती हैं उन लोग को। मूवी से कुछ सीखा करो कि वो कैसे देख रहे होंगे। तो उसमें इंफ्रारेड रेस का क्या होता है, यूज होता है। आया समझ में? चलिए, ये हो गया आपका कौन सा वाला, इंफ्रारेड। अब आ जाओ माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव तो तुम लोग जानते हो, घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हो, गर्म करने के लिए यूज करते हो, या फिर अभी पेटीज लेने जाना तो देखना माइक्रोवेव्स में अंदर रखा होगा, कोई अच्छी दुकान में जाओगे तो। ठीक है, ठेले में नहीं होगा। तो माइक्रोवेव्स ओवन में यूज होता है आपका, ओवन और माइक्रोवेव सी कहते हैं उसको भी, जो है माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। ठीक है, वाईफाई में ये जो हमारे पास वाईफाई कनेक्शन आप लोग के पास आ रहा है, वायरलेस फाइबर, तो उसमें आपका जो है माइक्रोवेव यूज हो रहा है, राइट। कौन सी वेव से हो रही है? जो रडार सिस्टम है, रडार जानते हो? रडार क्या होता है? क्या होता है? एरोप्लेन को दिशा कैसे पता चलती है? एरोप्लेन कहाँ घूम रहा है, किधर उतर रहा है, किधर जा रहा है? रेडार से तो होता है ना, एयरपोर्ट घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है इधर उधर, नहीं देख। ठीक है, अभी कई लोग एयरपोर्ट दर्शन नहीं हुए होंगे, ठीक, कई लोग हुए होंगे। तो एयरपोर्ट में एयरप्लेन का हमारे को पता कैसे चलता है, कहाँ पे है, किस दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर है, वो रेडार के माध्यम से पता चलता है, समझ गए। और रेडार से गायब मतलब उसके बाद भगवान की मर्जी से ही चलता प्लेन समझ गया ना। धोखे से रेडार से गायब हो गया प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया, उसका भगवान की मर्जी से ही वो उतरेगा या गायब होगा, समझ गए। तो रडार सिस्टम जो होता है वह किसका यूज करता है? माइक्रोवेव्स का यूज करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी किससे होता है आपका, जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार भी माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। उपग्रह संचार, उपग्रह से भी हम जो तरंगे यहाँ से भेजते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से हमारे पास आती हुआ माइक्रोवेव्स का यूज करती है। आगे बस समझ में। और सबसे बड़ी तरंगे होती है रेडियो वेव्स। सबसे बड़ी तरंगे कौन सी होती है हमारी? तो रेडियो वेव्स जो है बड़ी तरंगे, सबसे बड़ी तरंगे है। तो रेडियो के प्रसारण के लिए, रेडियो टीवी के प्रसारण के लिए किसका यूज करते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कराना होता है रेडियो टीवी के प्रसारण के लिए, तो रेडियो टीवी प्रसारण के लिए इसका यूज करते हैं। एफएम वगैरह जो आपका है, एफएम, एएम, ये सब आपके जो है। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए भी जो है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग मतलब हृदय की गति या हृदय की कंपन को मॉनिटर करने के लिए भी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी उतना ही कम डिस्टेंस के लिए यूज की जाएंगी, छोटी होंगी तो उतना ही दूर तक जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपका इन अलग अलग वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये ज्योग्राफी में भी बता दिया, हालांकि साइंस एंड टेक में भी कहीं ना कहीं इसको स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह जब पढ़ोगे तो आएगा। तो ये यूज याद रख लेना यहाँ पर आपका। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में यहाँ तक की चीज़ें। अब आते हैं हम लोग इंसोलेशन। तो ये सूर्य के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। और इंसोलेशन, सूर्य की ऊपरी सतह का जो तापमान है आपका, सरफेस टेम्परेचर, अर्थ सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है, मतलब प्रकाश मंडल का कह सकते हो तुम, इसका जो टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सरफेस का जो अपर सरफेस का टेम्परेचर वह कितना होता है आपका, जो है सर्फ, सीधी सी बात है ना, सरफेस वाला कौन सा कहलाएगा? अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ। हाँ,
अब तो इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना भाई, नीचे वाला फोटोस्फीयर है तो ये वाला कौन सा हो गया, उसी के साथ सटा हुआ है ना, तो फोटोस्फीयर आ जाएगा, क्योंकि क्रोमोस्फीयर तो इसके बाद वाला है। तो सरफेस का मतलब हो गया फोटोस्फीयर के सरफेस वाला पार्ट, ठीक है। मतलब जैसे पृथ्वी की धरातल है तो धरातल का जो, उसी प्रकार सन का भी क्या हो गया, सरफेस हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, 5500 लिखा था, वो मिट गया था बीच में, 5500 ही लिखा था। जब वो दूसरा ड्रॉ किया, दूसरी लाइन ये वाली ड्रॉ किया, उसके ऊपर तो हट गया था वो, ठीक है। लिखा था ना 5500, ठीक है। और उसको कैल्विन में दिखाना हो तो 5778 कैल्विन लगभग माना जाता है, 778 कैल्विन, डिग्री कैल्विन। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, कैल्विन समझते हो ना, 273 क्या करना पड़ता है डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस करना पड़ता है लगभग। तो ये रेंज हो गया। और ओवरऑल देखेंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। यदि एग्जैक्ट पूछ दिया तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। आया समझ में? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये तो हो गया आपका ऊपर का। नीचे का भी जान लीजिए, है ना। सन के अंदर जाओगे, है ना, जा तो नहीं सकते तुम लोग जाने लायक नहीं रहोगे ना, कोई जाने लायक आज तक हुआ नहीं है। तो सन के ऊपर की बात किए तो सन के नीचे बीच वाला जो भाग है वो कोर कहलाता है। सन का जो सबसे सेंटर पार्ट क्या कहलाएगा आपका, जो है, ठीक है। उसके बाद एक लेयर और रहेगी, तो एक लेयर, 3 लेयर, तो ये कन्वेक्टिव जोन कहलाता है। फोटोस्फीयर के नीचे आएंगे तो कन्वेक्टिव जोन, संवहन क्षेत्र। और उसके बाद है रेडिएटिव जोन, सेकंड वाला है आपका जो है रेडिएटिव जोन। तो इसको आपका विकिरित क्षेत्र, इस तरीके से इसको भी अंदर भी 3 भागों में, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर का हो गया फोटोस्फीयर, नीचे जाएंगे तो इस तरीके से 3 लेयर्स मिलेंगे। आया समझ में? चलूं आगे। तो कोर का जो टेम्परेचर है ये आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है आपका, समझ गए? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। रेडिएटिव जोन का 7 मिलियन डिग्री आ जाएगा और कन्वेक्टिव जोन का है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ना। पेपर आने वाले समय में थोड़ा सा और टफ होते जाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन बढ़ते जा रही है। पहले बुक्स में जितनी इन्फॉर्मेशन होती थी लगभग वही इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी पेपर बनाने वाला भी बनाता था। अब हमारे पास पेपर बनाने वाला भी क्या करेगा, जिस टॉपिक से बनाना इंसुलेशन डाल देगा। तो एआई जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब उठा के दे देता है, तो उसमें से उसका जो मन करेगा पेपर में डाल देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें अब डिटेल में और ज़्यादा, ये सब बुक्स में नहीं मिलेंगे तुम्हें, जाके किसी भी ज्योग्राफी की सूर्यताप वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये कई जगह से फिर कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हो, उसको मिला करके 20 सालों के अनुभव के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सूर्य के बारे में, नीचे की लेयर्स के बारे में। तो इसका भी टेम्परेचर ध्यान रख लीजिएगा, काम आएगा कहीं ना कहीं। कि सरफेस का हो गया 5500 से 6000, उसके नीचे आएंगे तो कन्वेक्टिव जोन हो गया, उसके नीचे और आएंगे तो रेडिएटिव जोन हो गया, उसके नीचे सबसे बीच वाला भाग कौन सा हो गया, कोर है। तो उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री, एम का मतलब मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी सिर्फ सन की, और जो सनरेज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में, उसके बारे में। और ये अच्छे से याद होना है, जितना आसान दिख रहा है, जितना आसान याद करने में नहीं होगा। डेटा याद करना है कि 0.01 nm नैनोमीटर से नीचे वाला आपका गामा कहलाता है, फिर 1 nm तक जाएंगे तो एक्सरे कहलाता है, फिर 1 से लेकर के जो भी आगे है वह
यूवी कहलाता है। फिर इस तरीके से पूरा एक माइंड में 2-4-10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तो कॉपी को संभाल के रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंसोलेशन की डेफिनेशन कि वास्तव में इंसोलेशन का मतलब क्या होता है। अब सीधा टॉपिक में आते हैं। तो इंसोलेशन का संबंध सूर्य की किरणों से है, तो इसका एक लाइन डेफिनेशन, इंसुलेशन की परिभाषा क्या होगी। फिर एक कॉन्सेप्ट है यहीं पर आपका सौर स्थिरांक क्या होता है, सोलर कांस्टेंट। फिर उसके बाद सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंसोलेशन। और फिर इसका महत्व क्या है वो आप लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस। आया समझ में। तो अब इसमें आएंगे कॉन्सेप्ट में। चले आगे, ठीक है। अब जैसे वो मैंने आपका मोबाइल खोल करके देख के पढ़ाया, यदि पहले हमारे पास क्या है कि नहीं होता याद, हम लोग को याद था, ये पूरा का पूरा याद भी अभी भी है, लेकिन पहले क्या होता था कि घर से पहले हम लोग क्लास में, अब हमारे पास एक क्लिक की दूरी पे मिल जाता है, तो हम भी आलसी आदमी वहीं पे देख लेंगे करके देख लेते। अदरवाइज पहले ये सब चीज़ रटी भी थी कि 0.01 nm से 1 mm यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बार लैपटॉप या नोट्स खोल करके देखना पड़ता था क्लास में आने से पहले। अब लगता है कि जो भूल, अब जैसे याद नहीं आया तो सोचते हैं कि एक क्लिक मारेंगे तो कहीं ना कहीं से निकाल के दे ही देगा, तो इसीलिए थोड़ा सा रहते। चलिए डेफिनेशन देखिए, सूर्यताप, सूर्य का ताप, हिंदी में तो क्लियर है। तो सूर्य का ताप, सूर्य से आने वाली किरणें अभी बताया किस रूप में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती है, EMW याद रख लो अब। और हमें पृथ्वी से मतलब है, पृथ्वी के सरफेस से मतलब है कि नहीं, पृथ्वी के सरफेस से मतलब है। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा, है ना, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, है ना, पर यूनिट ऑफ एरिया। तो लिख लीजिए एक लाइन डेफिनेशन कि सूर्य की जो, सूर्य से जो आने वाली तरंगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, है ना। तो लिख लीजिए एक लाइन डेफिनेशन, क्या लिखेंगे कि आपका जो है इंसोलेशन की डेफिनेशन लिखना है, हिंदी में लिखिए पहले कि सौरिक विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा को सूर्यताप कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा आपका जो है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ब्रैकेट में EMW लिख देना, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ओवर द पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ, पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस known as insolation. Now per unit of area of earth surface known as insolation. हाँ, अर्थ की बात कर रहे थे, अर्थ सरफेस के कंटेक्स्ट में। तुमने क्या लिखा था? हाँ,
अर्थ सरफेस, सरफेस लिखोगे तो भी काम चलेगा। पृथ्वी की सतह पर, यही हुआ ना भाई। सूर्यताप का मतलब सूर्य से आने वाली कितनी मात्रा पृथ्वी के सरफेस को प्राप्त हो रही है, तो उसको हम लोग यूनिट में डिवाइड किया, पर यूनिट एरिया में कितना सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है इंसोलेशन कहते हैं। तो सभी जगह समान नहीं होगी वो, अभी पढ़ेंगे फैक्टर्स ये वाले में कि सभी जगह समान क्यों नहीं होगी, क्योंकि सन की जो पोजीशन है वह अलग अलग रीजन्स में क्या है, कई सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, इसलिए सभी जगह समान नहीं होती है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगी। तो डेफिनेटली मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर के पास में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्टिकल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। बाकी अदर फैक्टर्स भी है जो इफेक्ट करेंगे, लेकिन लेटीट्यूड्स मेन फैक्टर हो गया आपका जो है, तो आगे इसमें पढ़ेंगे उसको। तो एक लाइन डेफिनेशन होगी, पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके पहले याद रखिए सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इसका जो मान है, ये होता है 1.93 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, यानी लगभग इसको 2 कैलोरी ले लेते हैं, तो 2 लिखा रहेगा तो भी गड़बड़ नहीं, गलत नहीं है। हिंदी में हो जाएगा 1.93 कैलोरी प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब प्रति वर्ग मीटर, पर स्क्वायर मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ रखना मीटर तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर लिखेगा तो गलत हो जाएगा, मिनट की जगह सेकंड लिखेगा तो गलत हो जाएगा, और 1.93 की जगह 9394 की जगह 2 कैलोरी लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बताऊंगा, पहले तो याद रखना इसकी वैल्यू कितनी है। तो सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक मिनट, स्क्वायर मीटर की सेंटीमीटर ये देख लूँ मैं, माइंड में दोनों चीज़ें घूम रही, इसका मतलब है कि देयर इज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर और पर सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। मीटर या सोलर कांस्टेंट जो वर्ड यूज किया उसकी वैल्यू बताया मैंने, समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। मान है, हिंदी में मान हो जाएगा। सौर स्थिरांक का मान कितना है, क्वेश्चन आएगा कि सौर स्थिरांक का मान कितना है या सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, हिंदी में इसको मान बोलेंगे, मान या मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, मीटर स्क्वायर ही है, और इसको वाट में लिखना है तो वाट की वैल्यू भी है 1361 वाट प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं, यानी इसको जो है 1361, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वाट मतलब ये भी उष्मा की मात्रा, वाट का मतलब क्या हो गया, हीट की वैल्यू हो गई, हीट। और बाकी ऐसे देखेंगे सोलर रेस के रूप में देखेंगे तो कितना हो गया आपका जो है 1.93 या 2 कैलोरी ऊर्जा के रूप में हो गया, है ना। कैलोरी किसकी मात्रा है, किसकी यूनिट है, ऊर्जा की, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है ना, इतना ही पढ़ेंगे फिर कल पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है सोलर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं हम लोग जो है कि, हालांकि डेफिनेशन जो है
कि सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाले सौरिक विकिरण की मात्रा का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन हम लोग भले से लिख देते हैं कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली, है ना, पृथ्वी की सतह पर यूज नहीं कर रहे यहाँ पे, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा का मान क्या होता है? स्थिर होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, आपका जो है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ओवर on earth, radiation on earth is constant, known as solar constant। आ रही बस समझ, समझाऊंगा मैं अभी, बस परिभाषा लिख लीजिए पहले। तो इतनी आसानी से सिर्फ परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, बुक में इतना ही लिखा रहता है। बुक वो अलग हो गया, वहाँ पे सिर्फ लिखे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह को लिखा था हमने, अलग वही रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। हमने उसमें क्या लिखा था कि पृथ्वी की सतह वर्ड यूज किया था, सरफेस वर्ड यूज किया था, कि पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली, है ना, कुल सौरिक विकिरण की मात्रा को सूर्यताप कहते हैं। सौरिक विकिरण की मात्रा को, वो भी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, राइट। यहाँ पर भी वही लिखा है लगभग, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा का मान क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है आपका जो सौरिक, मतलब ये है कि पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी जब बात करते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल भी इसमें आ जाता है। पृथ्वी जब वर्ड यूज करते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल भी उसका ही भाग है। अब आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो सरफेस पे ये मान कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते तो बहुत सारी वैल्यू, मैंने कहा ना कि सन यहाँ पे वर्टिकल है, इधर आपका तिरछा हो जाता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का मान कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। तो सरफेस इसलिए हमने वर्ड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे मान कहाँ पे समान होगा? पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, खास करके यहाँ पर जैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, वहाँ पर सनरेज की जो मात्रा है वह क्या होगी? यहाँ पे जो प्राप्त होने वाली मात्रा वह क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और ये वैल्यू कितनी होती है? 1.93 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर मिनट होती है। तो ये यहाँ पे हो चाहे यहाँ पर हो, क्योंकि पृथ्वी तो आपका अब ऊपर वाला एटमॉस्फेयर तो सबकी जगह बराबर ही पड़ेगा, है ना। ये हो गया पृथ्वी का अपर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य के जो किरण पड़ रही सभी जगह चारों ओर वायुमंडल में तो लगभग सब जगह लगभग इक्वल पड़ेगी, समान पड़ेगी, है कि नहीं। सरफेस तक आएंगे तब चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि पृथ्वी के, तो उसका एग्जैक्ट मतलब है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाले, तो यहाँ पे यदि समझना चाहो तो लिख सकते हो ऊपरी वायुमंडल में, क्योंकि नीचे वायुमंडल में आएंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कम बारिश हो रही है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी चेंज हो जाएंगी। हालांकि मैंने कहा बुक्स में डेफिनेशन ऐसे ही लिखा हुआ है, तो लेकिन सोचोगे तो लगेगा ऐसे कैसे संभव है। तो इसलिए यहाँ पे पृथ्वी की सतह नहीं लिखा, हमने क्या लिखा हुआ है? ऑन अर्थ लिखा है। जब अर्थ वर्ड यूज करेंगे तो एटमॉस्फेयर भी उसका पार्ट इंक्लूड हो जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? तो इसको हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? इसको और अच्छे समझना है तो इसका सीधा संबंध किससे है, उसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन वो वाली है, लेकिन नहीं गिरेगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन वो वाली है, लेकिन बुक्स में ये वाली डेफिनेशन मिलती है, नोट्स से, बुक्स में। इसका कारण क्या है कि जो सरफेस है, सन का सरफेस है, ठीक है, वहाँ के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो निकलने वाली सूर्य विकिरण की जो मात्रा है वह कांस्टेंट होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात है? कि सूर्य का यहाँ से ले ले, चाहे यहाँ से ले ले, चाहे यहाँ से ले ले, किसी भी पर यूनिट ऑफ एरिया को लेंगे
तो वहाँ पे निकलने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, इसलिए जहाँ पे भी पड़ेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, या करके लिख लीजिए, वो परिभाषा भी सामान्य बुकों में नहीं मिलती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इसी से बनता है। लिख लीजिए, सूर्य के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, सूर्य के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, सूर्य के प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा का मान स्थिर होता है, जिसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। तो ज़्यादा डेफिनेशन ये अच्छी है, लेकिन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे इसलिए अर्थ लिख देते हैं हम लोग। लिख लीजिए आपका जो है, इमिशन ऑफ सोलर रेडिएशन, इमिशन ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सन, emission of solar radiation from per unit area of surface of sun is constant, known as solar constant। आप कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में, क्लियर है पॉइंट? तो ये याद रखना है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है। शायद क्वेश्चन आया भी है मेरे ख्याल से, मेंस में यूपीएससी ने पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। तो सूर्य के द्वारा जो निकलने वाली पर यूनिट एरिया से जो रेडिएशंस वो इक्वल होती है, इसलिए पृथ्वी के सतह को प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा का मान भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? तो ये दो चीज़ें याद रखना है। बाकी मंडे को पढ़ेंगे, तो एक दिन संडे रेस्ट ले लो, दिमाग खाली कर लो, ठीक है। फिर नई चीज़ मंडे से डालेंगे, ये वाली चीज़ें, और फिर ये वाली। तो आगे फिर इसी के बाद इसी के से रिलेटेड टेम्परेचर वाला टॉपिक आएगा जो उससे जुड़ा हुआ है। आगे फिर कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक आएंगे, इसी से जुड़े हुए टॉपिक्स आते जाएंगे। तो जिनका छूटा हुआ है ऑनलाइन एक्सेस लेकर के पिछला संडे को कल पूरा देख लो ललिता, और फिर उसमें कुछ डाउट्स हो तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस ज्योग्राफी से, क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट मानना है तुम्हारा भी, राइट। बाकी जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, वो फिर से साइक्लिक आज नहीं तो कल आ जाएगा। आज से जो क्लाइमेटोलॉजी से जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए। उधर आपका कॉन्स्टिट्यूशन नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन पहले ही, 1-2 क्लास छूट गई, उसका भी ऑनलाइन देख लो। कोई डाउट्स होगा तो सर से एक्स्ट्रा टाइम लेके पूछ लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस आपका वहाँ से स्टार्ट माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से सिलेबस स्टार्ट तो शुरू से ही हो रहा है, तो शुरू से स्टार्ट माना जाएगा, क्लियर है। और फिर उसके बाद कोई मैथ्स रीजनिंग तो चलते ही रहता है, जो टॉपिक चल रहे हैं उसी का साइकिल आपका चलते रहेगा, तो वो टॉपिक वहाँ से चलेगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद जैसे मेरी क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ पुराने बच्चों का एंशिएंट कोई हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो उसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। फिर वो साइक्लिक चलते रहेगा आपका उधर, ठीक है।